गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम कि एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है, उसकी वेरियस डायमेंशंस की बात करी थी और उसके बाद हमने एक इलस्ट्रेशन करी थी, सैम्पल इलस्ट्रेशन, हाउ टू कंप्यूट और हाउ टू इंटीग्रेट एग्रीकल्चरल इनकम विद नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, और किन किन केसेस में कैटेगरीज ऑफ पर्सन के केस में हम इंटीग्रेशन करेंगे और फिर एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को ऐड करके उस पर्सन की टोटल टैक्स लायबिलिटी कैसे बनाएंगे। आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल इनकम के कॉन्सेप्ट से ही जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है। पिछले वीडियो में हमने करी थी बात इंटीग्रेशन की और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिसइंटीग्रेशन की। अब कई केसेस में क्या होता है कि कोई इनकम, कई तरह की इनकम जैसी होती हैं जिनका पूरे की पूरी ना तो वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है ना वो एग्रीकल्चरल इनकम है। सो सम पार्ट ऑफ दैट इनकम क्वालिफाइज टू बी एन एग्रीकल्चरल इनकम एंड सम पार्ट ऑफ दैट इनकम क्वालिफाइज टू बी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। वो कौन सी हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो जब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गई, शुगर बनाने की फैक्ट्री हो गई, या कोई जूस बना रहे हैं और वो जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो उनकी अपनी ही एक एक्वायर्ड फील्ड है, उनके पास एग्रीकल्चरल फील्ड भी है, ठीक है, ज़मीन भी है एग्रीकल्चरल, वहाँ पर वो फसल उगाते हैं। शुगर वाले शुगर केन उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, या जूसेस वाले एप्पल्स और वट एवर कंसर्न क्रॉप कुड भी वो उनको उगा रहे हैं, या चाय वाले चाय उगा रहे हैं और उसको रिफाइन कर रहे हैं फैक्ट्री बना के। वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के केसेस में ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, पार्टली एग्रीकल्चरल एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। जब किसी इनकम ना तो वो पूरी की पूरी नॉन एग्रीकल्चरल हो ना वो पूरी की पूरी एग्रीकल्चरल हो, उसका कुछ हिस्सा एग्रीकल्चरल है कुछ हिस्सा नॉन एग्रीकल्चरल है, और उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम करेंगे डिसइंटीग्रेशन। जो पिछला कॉन्सेप्ट किया था उसमें किए थे पिछली वीडियो में इंटीग्रेशन, और ये है उसका बिल्कुल रिवर्स। यहाँ पर हम बेसिकली करेंगे डिसइंटीग्रेशन ऑफ दैट इनकम इनटू टू पार्ट्स बाय फॉर्मिंग इट एज एग्रीकल्चरल इनकम एंड देन एज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पार्ट। सो ये दो पार्ट्स में हम उस इनकम को डिसइंटीग्रेट करेंगे। अब इसके लिए ये हम रूल्स देखते हैं, बेसिकली क्या है। तीन फंडामेंटल रूल्स की हम बात करेंगे, रूल 8, 7 में 7A और 7B। तीन प्रिंसिपल क्रॉप्स हैं जिनको ये रूल्स डील करते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो तीन क्रॉप्स हैं बेसिकली, हमारे पास टी, कॉफ़ी और रबड़। ये जो तीन चीज़ें हैं, ये तीन क्रॉप्स जो हैं इनको ये रूल डील करते हैं। ये इन तीन क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं, टी, रबड़ एंड कॉफ़ी। कॉफ़ी के दो वेरिएशन हैं, एक 7BI रूल के अंदर और एक 7BI1 के अंदर, ए के अंदर। अब ये कहते क्या हैं? अगर ये रूल कह रहे हैं कि अगर जिस क्रॉप की बात कर रहे हैं, जिस हम डिसइंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, और वो पर्टिकुलर जो आइटम है, जो इनकम है जहाँ से वो हुई है, जो इनकम है उसका जो सोर्स है वो पर्टिकुलर आइटम, ये तीन में से कोई चीज़ है, वो या तो वो टी है या रबड़ है या कॉफ़ी है, ठीक। तो उस केस में ये रूल्स अप्लाई होंगे और हम वो जो इनकम है हमारे पास, टोटल इनकम होगी जिसको हमने डिसइंटीग्रेट करना है, उसका कितना हिस्सा एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे। अगर वो अंडरलाइंग क्रॉप और अंडरलाइंग थिंग इज टी, तो उस केस में हम उस इनकम का जो है 60% हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे और 40% हिस्सा हम मानेंगे नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। सिमिलरली अगर वो रबड़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो रबड़ के बारे में है वो इनकम जो कि बोथ एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चरल कंपोजिट है इनकम है, तो उस केस में 65% एंड 35%। अगर कॉफ़ी है तो 75% एंड 25%। हाँ, अगर कॉफ़ी जो है वो ग्रोन रोस्टेड सब कुछ उसने सेलर ने इंडिया में ही करा है, अलॉन्ग विद मिक्सिंग ऑफ सम फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स विच इंक्रीजेज द स्मेल और पॉलिशिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉफ़ी, तो उस केस में हम कॉम्पोजिशन लेंगे 60% और 40%। सो ये रूल्स हैं इन तीन प्रिंसिपल क्रॉप्स के केस में कि अगर ये तीन चीज़ों की बात हो रही है और उस केस में कोई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री या कोई ऐसी इनकम है जो कॉम्पोजिट इनकम बनती है जिसका कुछ हिस्सा एग्रीकल्चरल और कुछ हिस्सा नॉन एग्रीकल्चरल है, तो हम उस इनकम को कैसे डिसइंटीग्रेट करेंगे। टी के केस में 60% उस इनकम को मान लेंगे एग्रीकल्चरल इनकम और 40% मान लेंगे नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। अब ये तो हो गया इन तीन क्रॉप्स के बारे में। व्हाट अबाउट की ऑल अदर क्रॉप्स,
जो कि चीज़ें जिस केस में हमने बात करी, जैसे कि अभी हमने सबसे पहली एग्जांपल करी कि शुगर की एग्जांपल, कि शुगर बन रही है, कोई फैक्ट्री है, कोई मालिक है, वो शुगर बना रहा है, ठीक है, चीनी बना रहा है, और उसके पास अपनी एग्रीकल्चरल प्लॉट्स भी है, वहाँ पर वो शुगर केन उगाता है, गन्ना उगाता है, और उसी गन्ने को वो रॉ मटेरियल यूज़ करता है अपनी फैक्ट्री में शुगर बनाने के लिए, चीनी बनाने के लिए। अब शुगर ना तो टी है, ना रबड़ है, ना कॉफ़ी है, वो तीनों रूल्स उस पर अप्लाई नहीं होंगे, A7 B। सो बाकी क्रॉप्स के केस में हम एक जनरल रूल फॉलो अप करते हैं। वो रूल क्या कहता है स्पेसिफिकली? वो कहता है स्पेसिफिकली रूल, जो जनरल रूल है वो है रूल 7। बेसिकली Rule 7 is the general rule that is applicable in case of all crops except those 3 crops। अब ये रूल क्या है? ये रूल कहता है कि while calculating नॉन एग्रीकल्चरल इनकम हम मार्केट वैल्यू जो उस प्रोड्यूस की है उसको यूज करेंगे फॉर डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ और स्प्लिट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम विद नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। सो अगर तो जनरल रूल है, अगर तो वो 3 क्रॉप्स नहीं है, तो उस केस में हम 2 चीज़ें निकालेंगे, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम और एग्रीकल्चरल इनकम सेपरेटली। ठीक है जी। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के केस में फॉर्मूला क्या होगा? जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल अगर वो फैक्ट्री में शुगर बना रहा है तो शुगर का सेल प्राइस कितनी है टोटल, माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच ही हैज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन दिस केस स्पेसिफिकली। ठीक है जी। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, शुगर की एग्जांपल की ही हम बात कर रहे थे, तो मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में क्या आएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आएगा विच फॉर एग्जांपल शुगर केन, जो वो शुगर केन अपनी ही एक खेतों में उगा रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं शुगर बनाने के लिए, तो सेल प्रोसीड्स में आ जाएगा प्राइस ऑफ शुगर, जो मार्केट प्राइस है, जो शुगर का प्राइस बना है जितनी अमाउंट का, माइनस मार्केट वैल्यू वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस शुगर केन की कितनी होगी अगर वो उसको मार्केट में बेचते। ठीक है। और क्या इसमें से माइनस करेंगे? इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस, जो भी उसके फैक्ट्री के एक्सपेंसेस खर्चा किया गया फॉर कन्वर्जन ऑफ शुगर केन इनटू शुगर, फिक्स्ड कॉस्ट भी हो सकती हैं, वेरिएबल कॉस्ट, जो भी इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस हुए, कोई बिजली का खर्चा हुआ, मशीनरी का खर्चा हुआ, और कोई खर्चे हुए शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए उस फैक्ट्री में, वो भी हम खर्चे इसमें से माइनस करेंगे। सो ये फॉर्मूले के थ्रू हमें क्या मिल जाएगा? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, दिस पार्ट। और एग्रीकल्चरल इनकम के केस में अगर हमने इसी केस में एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट निकालना, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? मार्केट वैल्यू ऑफ दैट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच वी हैव यूज्ड इन द अबव फॉर्मूला एज वेल, माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन विच दैट पर्सन हैज एम्प्लॉयड। सो जो उसने फसल उगाने का खर्चा किया वो माइनस कर देंगे टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कि अगर वो उस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को, शुगर केन को, अपनी फैक्ट्री में प्रोसेसिंग ना करे और उसकी बजाय अगर वो शुगर केन, गन्ने को ही मार्केट में बेचे, तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? उसमें से जितना उसको खर्चा आया उस पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए, तो वो हो जाएगी, उतना पार्ट हो जाएगा एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक टर्म यूज हो रही है मार्केट वैल्यू। ठीक है। अब ये मार्केट वैल्यू क्या होगी? ठीक है। मार्केट वैल्यू क्या बनेगी? मार्केट वैल्यू को रूल 7 सबसेक्शन 2 डिफाइन करता है, और वो कहता है कि मार्केट वैल्यू का मतलब है 2 बेसिकली चीज़ों की वो बात करता है। मार्केट ये रूल वो कहता है कि मार्केट वैल्यू का मतलब होगा एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रॉप और प्रोडक्ट फॉर दैट रेलिवेंट ईयर। ठीक है। सो अगर शुगर केन की बात करें तो एवरेज जो सेलिंग प्राइस है उस साल शुगर केन का, वो कितना था, वो डिफाइड करेगा मार्केट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रॉप और प्रोडक्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। दूसरी चीज वो कहता है कि अगर कोई क्रॉप ऐसी है जिसका एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो मार्केट में नहीं पता, ठीक है ना,
कोई ऐसी क्रॉप है जो नॉर्मली जिसकी मार्केट उतनी ज़्यादा नहीं है, जो नॉर्मली इतनी रेडली मार्केट उसकी डेवलप ग्रो नहीं करी, वो इतनी आसानी से चीज़ नहीं बिकती, तो उस केस में हम मार्केट वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे? उस केस में मार्केट वैल्यू को डिसाइड करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। हम 3 चीज़ों को कंसीडर करते हैं मार्केट वैल्यू डिसाइड करने के लिए। सबसे पहले तो एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कल्टीवेशन, जो फसल उगाने में, उसको मेंटेन करने में, प्रॉपर फाइनल शुगर केन ऑब्टेन करने तक, बीज बन लगाने से तब से लेकर तब तक कितना एक्सपेंसेस हुए। ठीक है जी। दूसरी चीज़, जो भी कोई लैंड रेवेन्यू या दूसरा कोई टैक्स पे किया गया है टू स्टेट गवर्नमेंट और कंसर्न्ड एजेंसीज और फॉर दैट पर्टिकुलर लैंड। सो जो भी कोई लैंड रेवेन्यू या कोई ड्यूटी या टैक्स पे किया गया है उसको ऐड करेंगे। ठीक है। कोई खर्चे जो किए थे फसल उगाने में वो ऐड करेंगे। और तीसरी चीज़ क्या ऐड करेंगे? एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन दैट पर्टिकुलर क्रॉप। ठीक है जी। सो हमारे पास 2 रूल हैं। रूल 7 सबसेक्शन 2 के अंदर 2 पार्ट्स हैं। या तो मार्केट वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? एवरेज सेलिंग प्राइस उस क्रॉप का जो पिछले साल चल रहा है, अगर उसकी अच्छी मार्केट है, वो इजीली मार्केटेबल है क्रॉप, अगर वो एवरेज मार्केटेबिलिटी कम है उसकी, तो उस केस में हम ये 3 चीज़ों को ऐड कर देंगे। उसके एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन ऑन दैट पर्टिकुलर लैंड, ठीक है, लैंड रेवेन्यू या कोई भी और टैक्सेस ड्यूटीज पे किए हैं उस ज़मीन के कॉन्टेक्स्ट में, एग्रीकल्चरल लैंड के, और एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो किसके नज़र में होगा वो रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट? वो रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो एक इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर है उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, उस एरिया के लिए, वो प्रिज्यूम करे, वो उसको अप्रूव करे कि हाँ ये इतना प्रॉफिट जो है वो रीजनेबल प्रॉफिट है इस अमाउंट को, इस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए या इस पर्टिकुलर प्रोड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में। हम ये नहीं कर सकते कि मार्केट में एग्रीकल्चर शुगर केन के पीछे जो है कमाई जो है वो अर्निंग्स जो है लोगों की वो 20% का मार्जिन, और हम जो हैं उसको एवरेज सेलिंग प्राइस नहीं मिल रहा तो हम उसको शो कर दें कि हमें इस पे 80% प्रॉफिट क्लेम करना है जी, रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इतना हम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पे इतना प्रॉफिट लेना चाहते हैं। सो अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच शैल बी डिसाइडेड बाय असेसिंग ऑफिसर दैट इज टू बी कंसिडर्ड। सो ये 3 पैरामीटर्स हैं अगर एवरेज सेलिंग प्राइस अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी। अब ये दोनों काम करके हमें एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम की जब हमने बात करी, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं इनसे हम क्या डिसाइड करते हैं? 3 क्रॉप्स को छोड़ के, टी, कॉफ़ी एंड रबर को, डिसइंटीग्रेशन ऑफ इनकम इनटू नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पार्ट एज वेल एज एग्रीकल्चरल इनकम पार्ट। ठीक है जी। ये था हमारे पास जनरल गाइडलाइन। अब एक इलस्ट्रेशन करते हैं, यही फॉर्मूलाज मेंशन है दोनों। ठीक है। अब एक इलस्ट्रेशन करते हैं हम, एक जनरल इलस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड एक कोई कंपनी है, वो या एक्स एक इंडिविजुअल को भी प्रिज्यूम कर सकते हो, उसके पास एग्रीकल्चरल लैंड है अपनी इंडिया में जहाँ पर वो शुगर केन ग्रो करते हैं और 2 लाख रुपए का खर्चा आता है उसमें, और उनके पास ही अपनी एक फैक्ट्री या कंपनी है जहाँ पर वो शुगर प्रोड्यूस करते हैं उस शुगर केन को यूज़ करके, और जो उसका शुगर जो प्रोड्यूस करते हैं उसका प्राइस कितना है? 7 लाख रुपए उसकी आउटपुट का प्राइस बनता है। ठीक है जी। अब जो कंपनी है वो इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस खर्च कर रही है 2,50,000 रुपए। ठीक है। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस और प्रोडक्शन एक्सपेंसेस दैट कंपनी इज इनकरिंग। ठीक है। तो अभी हमने पिछले रूल में बात करी, हम इसके केस में करेंगे क्या? हम इसके केस में नॉन एग्रीकल्चरल इनकम निकालेंगे और एग्रीकल्चरल इनकम निकालेंगे। ठीक है। स्प्लिट कर लेंगे। हमारे पास फॉर्मूला पता है, सबसे फॉर्मूले में पहले क्या है? सेल प्रोसीड्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब वो जो शुगर बनाई उसका कितना वैल्यू है, कितनी वर्थ है? ₹7 लाख माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शुगर केन। सिंस क्वेश्चन में हमें मार्केट वैल्यू नहीं दी, तो हम तो यहाँ तो एवरेज सेलिंग प्राइस और वो जो 3 पैरामीटर है उससे मार्केट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए वी आर प्रिज्यूमिंग दिस ₹2 लाख टू बी विच इज एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन टू बी द मार्केट वैल्यू ओनली। ठीक है। हम इसी को मार्केट वैल्यू एक बार ले लेते हैं। ठीक है। माइनस इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस कितने आ गए? 2.5 लाख। ठीक। सो व्हाट इज द नेट अमाउंट? 4,50,000 माइनस हो गया, इट इज ₹3 लाख। हाउ मच?
ठीक है, और 2,50,000, ठीक है, 4,50,000 था, ठीक है। सो हमारे पास जो है टोटल अमाउंट जो है हमारे पास कितना आ गया, 2,50,000 जो है हमारा वो आ गया नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। एग्रीकल्चरल इनकम कैसे है, उसके लिए भी यही फॉर्मूला मार्केट वैल्यू, ठीक है, विच वी आर सब्सटीट्यूटिंग इन दिस इक्वेशन विद दिस कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन कितनी है। कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन हमारे पास कितनी आ रही है, अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपीज ओनली, ठीक है। सो मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कितनी थी, ठीक है, माइनस विच इज हैज बीन यूज्ड एज रॉ मटेरियल माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन, ठीक है। सो इस केस में अब ये जीरो आ रहा है, ठीक है। बट अब इसी एग्जाम्पल को हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, वेयर इन वी टेक मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस टू बी ₹3,50,000। इसी सम में उसको चेंज करके देखो। सो पहली इक्वेशन में हमारा क्या बन जाएगी वैल्यू, 7 लाख माइनस 3,50,000 माइनस 2,50,000 इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस। सो विच गिव्स अस हाउ मच इज द नॉन एग्रीकल्चरल इनकम नाउ, 1 लाख ओनली, ठीक है। और इसी को अगर एग्रीकल्चरल इनकम निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, मार्केट वैल्यू 3,50,000 माइनस व्हाट इज टू बी यूज्ड, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज 2 लाख। सो एग्रीकल्चरल इनकम इज 1,50,000, ठीक है जी। सो मार्केट वैल्यू जो है हम यूज करेंगे एज अ जनरल रूल फॉर ऑल क्रॉप स्पेसिफिकली, एंड दिस डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस विच इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन दैट शैल बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है जी। हाँ, अगर उसने कोई खर्चा किया है तो वो हम एज इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस ज़रूर अलाउ करते हैं। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के केस में इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस की फॉर्म में खर्चा माइनस कर देते हैं, और एग्रीकल्चरल इनकम के केस में जो है वो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को हम उसका खर्चा प्रिज्यूम करते हैं और उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है जी। ये तो था फॉर जनरल रूल फॉर डिफरेंट क्रॉप्स, ठीक है। अब इसी को उस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, सेम एग्जाम्पल जो पिछले समय की है। अब हम उस क्रॉप को मान लेते हैं रबड़, ठीक है, शुगर केन की जगह उस क्रॉप को मान लेंगे रबड़। वैल्यूज 7 लाख थी, ठीक है, इसको चेंज करके हम कर देते हैं वैल्यूज 20 लाख रुपए, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो था वो हम ले लेते हैं ₹8 लाख, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है। और इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस जो है इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस की बात करें तो बेसिकली हम इसमें केस में प्रिज्यूम कर लेते हैं से 4 लाख रुपीस, ठीक है। 4 लाख रुपए हम इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ध्यान देना, जो 3 क्रॉप्स जो हम बात कर रहे हैं, अगर वो टी हो, रबड़ हो या कॉफ़ी हो, जो 3 रूल्स किए थे 8, 7A, 7B, उनके केस में हम हमेशा नॉन एग्रीकल्चरल और एग्रीकल्चरल इनकम जो अभी जैसे पिछली एग्जांपल में की है ऐसे सेपरेटली फाइंड आउट नहीं करते। हम क्या चीज़ फाइंड आउट करते हैं, वट वी आर कंसर्न्ड इज अबाउट फाइंडिंग अ कॉम्पोजिट इनकम, ठीक है। सो इस केस में हम क्या करते हैं, कॉम्पोजिट इनकम फाइंड आउट करते हैं, जिसको कि बोला जाता है टोटल इनकम एज वेल, ठीक है। हम कॉम्पोजिट इनकम या टोटल इनकम जो है वो फाइंड आउट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये रूल में हमें कैटेगोरिकली मेंशन्ड है, हमें नॉन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल इनकम को अलग अलग ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि हमें एक टोटल इनकम ढूंढनी है, पता लगनी चाहिए। उसका जो है रबड़ के केस में 65% एग्रीकल्चर मानेंगे और 35% प्रोपोर्शन जो है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे। सो जनरल रूल इन तीनों क्रॉप्स के अलावा तो हमें नॉन एग्रीकल्चरल और एग्रीकल्चरल इनकम दोनों को सेपरेटली फाइंड आउट करना पड़ता है, और उसमें हम यूज़ करते हैं क्या चीज़, मार्केट वैल्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। जबकि अगर इन 3 क्रॉप्स की हम बात कर रहे हैं तो इन 3 क्रॉप्स के केस में हम
नॉन एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानते, हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ कॉम्पोजिट इनकम। और इस कॉम्पोजिट इनकम या टोटल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला मोस्टली सेम है सारा, बस सिर्फ एक फ़र्क आएगा, सेल प्रोसीड्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट तो आएगा ही आएगा, माइनस अब मार्केट वैल्यू की जगह यहां पर हमेशा यूज होगा इन 3 क्रॉप्स के केस में कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है जी, माइनस इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस भी वैसे ही आएंगे। ठीक है, सो ध्यान रखना है जब भी हम इन 3 क्रॉप्स की बात कर रहे हैं तो जो चीज़ माइनस करेंगे वो होगी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें दूसरी किसी भी क्रॉप की, शुगर केन है, शुगर की बात कर रही हैं, दूसरी हो रही है, तो उस केस में जो हम चीज़ माइनस करते हैं वो होती है मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ठीक है, ये चीज़ जो मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, तो नॉर्मली हम जनरल रूल के लिए यूज़ करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को यूज़ नहीं करते। एग्रीकल्चरल इनकम को कैलकुलेट करना है तब भी मार्केट वैल्यू, उसमें से फिर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है, बट जब हम कॉम्पोजिट इनकम की बात कर रहे हैं, जब हम इन 3 क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हम हमेशा निकालते हैं कॉम्पोजिट इनकम या टोटल इनकम। ठीक है, फिर उसको हम डिपेंडिंग अपॉन रूल 65% या 35% है रबड़ के केस में, इसका 65% एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा और इसका 35% माना जाएगा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है जी, सो हम सीधा इसी का प्रोपोर्शन निकालेंगे। सो इस केस में, इन 3 क्रॉप्स के केस में हम हमेशा यूज़ करते हैं कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। सो इस केस में हमारा CI क्या बन गया, सेल प्रोसीड कितनी है, 20 लाख रुपीज़ इन आर एग्जाम्पल। ठीक है, माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हम कितना ले रहे हैं, 8 लाख रुपीज़, माइनस इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस हम कितने ले रहे हैं, 4 लाख रुपीज़। सो व्हाट इज आवर कॉम्पोजिट इनकम ओवरऑल, 8 लाख रुपीज़ ओनली। ठीक है, द नेट डिफरेंस, ये सेल्स प्रोसीड है रबड़ की जो फैक्ट्री में हमने बनाई, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन रबड़ की कितनी है, 8 लाख, और इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग चार्जेस एक्सपेंसेस कितने थे, 4 लाख। सो ओवरऑल हमारे पास कॉम्पोजिट इनकम या टोटल इनकम कितनी है, 8 लाख रुपए। अब इस 8 लाख का 65% अमाउंट जो है वो माना जाएगा एग्रीकल्चरल इनकम। अगर हम 8 लाख की बात करें, ठीक है, सो 8 लाख के केस में 65% ऑफ दिस अमाउंट, दिस विच इज ट्रीटेड एज कॉम्पोजिट इनकम, ठीक है, यहाँ जिसको हम बोलते हैं टोटल इनकम एज वेल। ठीक है, इस अमाउंट का जो है स्पेसिफिकली 65% है रबड़ के केस में, रूल जो हम बात कर रहे हैं, सो वो माना जाएगा एग्रीकल्चरल इनकम। वो कितना अमाउंट बनता है, वो हमारा बनता है अमाउंट ₹5,20,000। सो ये जो टोटल कॉम्पोजिट इनकम है, इसमें से 5,20,000 हमारा हो गया एग्रीकल्चरल इनकम, एंड द रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है 2,80,000, वो है उस पर्सन की, उस कंपनी की मानी जाएगी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। सो दिस वाज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम फॉर दीज 3 कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स एज वेल एज द जनरल रूल विच वी डिड फॉर ऑल रिमेनिंग क्रॉप स्पेसिफिकली। ठीक है जी, सो इस वीडियो के साथ ही हमारा जो है एग्रीकल्चरल इनकम का टॉपिक जो है वो खत्म हो जाता है। थैंक यू।